चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। चमकी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। आज आपको बताऊंगा दर्शकों, सबसे पहले लेकर चलूं और दर्शकों आज की सबसे पहली खबर है बिहार की। आपको लेकर चलूंगा बिहार, क्योंकि बिहार में जमकर बवाल हो रहा है और बवाल भी छोटा मोटा नहीं दर्शकों, AK-47 वाला। लेकिन यह बवाल क्यों हो रहा है और इतने दिन बाद तेजस्वी को छात्रों की याद क्यों आई, डिटेल रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे। लेकिन आज बिहार में दिन भर क्या हुआ है, एक नजर डालिए। जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। तेजस्वी जी आ गए क्या इंडिया? क्योंकि जब कुछ होता रहता है उस समय तो नहीं रहते हैं देश में। मौलिक सवाल है कि छात्रों पर AK-47 चलाया। मौलिक सवाल ये है कि केंद्रीय मंत्री झूठी बात कर रहे हैं कि गोली नहीं चली। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी का ये लोक भवन मार्च नहीं, ये पार्टी बचाओ मार्च और अपना नेता विरोधी दल का कुर्सी बचाओ मार्च है। लाठी गोली की सरकार है, कहने के लिए जो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो जमकर बवाल हुआ है दर्शकों, उसकी वजह है 25 जुलाई को आई ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें पुलिस वाले जो आंदोलन हो रहा था उसको लेकर सिक्योरिटी टाइट करते हैं और हाथ में AK-47 लेकर दौड़ते हैं। लेकिन दर्शकों आज इसको लेकर बिहार में जमकर सियासत हुई है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। दर्शकों, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज सड़कों पर उतरे और जबरदस्त बिहार में बवाल हुआ। सुनाइए जरा इसे, सुनाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जब बवाल हो रहा था तो पुलिस ने बैरिकेड लगाई ताकि इन्हें रोका जाए, लेकिन बैरिकेड को तोड़ दिया गया। दिखाइए जरा, आरजेडी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों जब हंगामा बढ़ने लगा, तेजस्वी यादव को बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने डिटेन कर लिया है, यानी हिरासत में ले लिया है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
जाग चुकी है सड़कों पर। सरकार को जो है झुकना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन सोचिए जरा, आखिर इतने दिन बाद तेजस्वी को छात्रों की याद क्यों आई? मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, आज हुआ क्या बिहार में। AK-47 पर बवाली सियासत और बवाल क्यों हुआ ये जानिए। AK-47 से पुलिस पर आरोप लगे कि आपने गोली चलाई। आरजेडी ने कहा मांग करते हैं कि डीएम का सस्पेंशन होना चाहिए क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ठीक से नहीं संभाली। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में आरजेडी का प्लान क्या था? प्रदर्शन के बहाने सरकार को घेरना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। लेकिन दर्शकों, आपको एक बात बताऊं, प्रदर्शन तो हुआ लेकिन तेजस्वी जो चाह रहे थे उसमें शायद वो कामयाब नहीं। आखिर क्या सम्राट सरकार ने एक्शन लिया है, आपको बताऊं उससे पहले रिपोर्ट। AK-47 से निकली गोली की गूंज 25 दिन बाद बिहार में फिर सुनाई दी। तेजस्वी की अगुवाई में बवाले बिहार का आगाज हुआ तो पटना की सड़कें इंसाफ इंसाफ के नारों से गूंज उठी। जो नीट प्रदर्शन में नजर नहीं आए, जो लाठियां खाने के वक्त विदेश में घूम रहे थे, आज छात्रों के कंधे पर AK-47 वाली गोली दाग रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है सड़कों पर। सरकार को जो है झुकना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आरजेडी के 5 किलोमीटर लंबे मार्ग से पहले पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई, बैरिकेडिंग टूट गई, पानी की बौछार हुई तो तेजस्वी के साथ मीसा भी फायर हो गई। जब तक सिवान के जिला अधिकारी और डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। कभी जिस तरह छात्र आंदोलन में AK-47 से गोलियां चली, सिपाही बच्चों पर बंदूक लेकर दौड़े, आज वैसा ही ड्रामा लकड़ी वाली AK-47 से आरजेडी ने किया और मैसेज क्लियर दे दिया, वो बच्चों के मुद्दे को सियासी रंग देकर ही मानेंगे। सवाल सिर्फ एक है, प्रदर्शन में गायब रहने वाले तेजस्वी क्या सिर्फ इंसाफ के लिए उतरे हैं या प्रदर्शन के पीछे एजेंडा कुछ और है? लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये प्रदर्शन क्या वाकई छात्रों के लिए था या अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए। आइए आज आपको बताते हैं बिहार में हुआ क्या। ये आप देखिए, AK-47 लेकर पहुंचे थे। ये असली नहीं है दर्शकों। बिहार में कॉकरोचों की लगाई आग आज फिर से भड़क गई। सीवान में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले में तेजस्वी आज हजारों समर्थक और छात्रों के साथ सड़कों पर उतरे। तेजस्वी के 5 किलोमीटर लंबे मार्च के दौरान पटना में जमकर बवाल हुआ दर्शकों। समर्थकों के साथ तेजस्वी पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए, ये आप देखिए जरा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी और मीसा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि 1 घंटे बाद तेजस्वी और मीसा को थाने से छोड़ दिया गया। तेजस्वी ने कहा, मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं, जो सत्ता में हैं उनका जाना तय है। AK-47 चलाने का आदेश जिसने दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना पर वक्तव्य नहीं देंगे, तब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल तेजस्वी यादव AK-47 फायरिंग मामले में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता, ये आप देख रहे हैं, AK-47 लेकर पहुंचे। ये लकड़ी की थी दर्शकों, लेकिन इसे लेकर बिहार में काफी ज्यादा चर्चा है और तेजस्वी यादव अपनी सियासत चमका रहे हैं। सुनिए जरा। जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां, बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा है मार्च।
आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। और जहाँ तक जो विषय है, सिवान में जवान भीड़ में घिर गया था तो आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग उसने किया था, लेकिन उस पर निलंबित कर दिया। कार्रवाई चल रही है। लेकिन दर्शकों, इधर एक दूसरे पर हमला शुरू हुआ और मामला एक बार फिर से ताजा हो गया। यह मामला दरअसल स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाले दिन का है। यह है तस्वीर। इसमें दर्शकों क्षेत्र के डीएम और एसपी शामिल थे और अब तेजस्वी कह रहे हैं कि दोनों को सस्पेंड किया जाए। इनको सस्पेंड किया जाएगा तभी आंदोलन शांत। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, आज ये AK-47 लेकर पहुंचे आरजेडी के कार्यकर्ता। इनको दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए इनका। दर्शकों, जब बिहार पुलिस इन्हें रोकने के लिए पहुंची तो ये लोग बस पर चढ़ गए। दिखाइए जरा इन्हें। जबरदस्त तैयारी थी पूरी विपक्ष की और आज यहां पर प्रदर्शन भी उसी तरह से किया गया। और आज यहां पर मीसा भारती भी पहुंची। दर्शकों, बिहार में चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद ये बड़ा प्रदर्शन है आरजेडी का। सुनिए जरा मीसा भारती ने क्या कहा। डीएम को सस्पेंड के छात्र जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। जब तक सिवान के जिला अधिकारी और डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार न करा दे। लेकिन बिहार सरकार अलग एजेंडे पर है। दर्शक, इधर बवाल पर तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सीएम सम्राट अलग अलग जगह जाकर क्षेत्र में विकास की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है दर्शक? क्योंकि इसे लेकर अब सम्राट सरकार पर सवाल भी खड़े हुए। हालांकि आपको बताएं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जब चल रहा था देश भर में, कॉकरोचों को लेकर मोबाइल पर रील बन रही थी, उसी दौरान यह घटना घटी थी दर्शकों। और बिहार में क्या हुआ था आपको बता दूं। बिहार का AK-47 वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सरकार ने AK-47 से 4 राउंड फायरिंग की बात कबूली, लेकिन फायरिंग के पीछे सरकार नहीं बल्कि एक सिपाही था। बात 18 अगस्त को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी रख दी है, इसकी जानकारी दे दी है। हलफनामे के मुताबिक सिपाही प्रदर्शनकारी भीड़ में फंस गया, जिसके बाद DIU में तैनात सिपाही ने AK-47 से फायरिंग की। आरोप लगा कि इसी फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को गोली दूसरी सर्विस रिवॉल्वर से लगी। 27 जुलाई को AK-47 चलाने वाला सिपाही सस्पेंड कर दिया गया। 17 अगस्त को सीवान के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय भी हटा दिए गए। 18 अगस्त को SP पूरन कुमार झा भी सीवान से हटा दिए गए। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं डीएम SP का सिर्फ ट्रांसफर काफी नहीं है। तेजस्वी कहते हैं तत्कालीन डीएम को सस्पेंड किया जाए, SP पर कार्रवाई की जाए, और इसको लेकर वो डट गए हैं, अड़ गए हैं। सुनिए। अच्छा, तो तेजस्वी जी आ गए क्या इंडिया? आ गए हैं तभी मार्च कर रहे होंगे, क्योंकि जब कुछ होता रहता है उस समय तो नहीं रहते हैं देश में, देश से बाहर रहते हैं। विधानसभा चल रहा होता है देश से बाहर रहते हैं, जनता के लिए कोई प्रॉब्लम होता है तो देश से बाहर रहते हैं। मौलिक सवाल है कि छात्रों पर AK-47 चलाया गया। मौलिक सवाल यह है कि झूठा हलफनामा दिया गया। मौलिक सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री झूठी बात कर रहे हैं कि गोली नहीं चली। मौलिक सवाल यह है कि हलफनामे में हवाई फायर स्वीकार किया गया। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी का ये लोक भवन मार्च नहीं, ये पार्टी बचाओ मार्च और अपना नेता विरोधी दल का कुर्सी बचाओ मार्च है। इसमें उपद्रवियों का जमावड़ा होगा, उपद्रव करेंगे। देखिए, आज संवैधानिक प्रमुख के पास हम लोग आए हैं कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, लाठी गोली की सरकार है, कहने के लिए जो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अब दर्शकों, बिहार में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। आपको बिहार से सीधे लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास की तैयारी है और योगी चाहते हैं जैसे जापान में विकास हो रहा है वैसा ही उत्तर प्रदेश में हो।
27 में चुनाव है, जबरदस्त सियासत आज हो रही है। उत्तर प्रदेश के हर एक डिटेल बताऊं उससे पहले देखिए तैयारी कैसी है। सबसे बढ़िया कौन है उत्तर प्रदेश? तुम लोग अपने मनमा कहो, हम नहीं कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। अपने मनमा सोचो, आत्मा हिया पर सोचो। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है और उत्तर प्रदेश सूर्य वंश की भूमि है। जिस सूर्य की उपासना हमारी परंपरा करती आई है, उसकी पहली किरण प्रतिदिन जापान की धरती पर ही पड़ती है। हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। अगर कोई धर्म पर वोट मांगे, कोई जाति पर वोट मांगे, कोई पड़ोस पर वोट मांगे, कतई न देना। जो बढ़िया मिले वही का वोट देना। बोलो सही तही टाइम के नहीं। सवाल देना है नहीं तो आप अरे कहाँ से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह की बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। कयामत तो आ जाए, भाजपा ना आए, परले आ जाए, धरती फट जाए, मेरी बेटी भाग जाए, कॉलेज से मेरी बेटी को कोई लेके चला जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। भाई इसी में तबाह हो गई मुसलमान। तो आपने देखा जेंजी भी हैं, मौलाना भी हैं और यूपी में सियासत शर्म पर पहुंच गई है। दर्शकों आइए आपको बताता हूं, यूपी में सबसे पहली तस्वीरें अब देखिए। विकास की अलग तैयारी है। इस बार योगी आदित्यनाथ जापान के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए आप जरा, दिखाइए फुल फ्रेम दिखाइए। आज मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की। बड़ी खास मुलाकात है दर्शकों। ये यूपी जापान निवेश सम्मेलन है जिसमें योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी को ग्रोथ इंजन के तौर पर हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइए जरा आज सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष का एक अध्याय उत्तर प्रदेश में लिखा जाए, जहां जापानी तकनीक और उत्तर प्रदेश के युवा एक साथ खड़े हों। गवर्नर नागासाकी ने लखनऊ में मुझसे कहा था कि जापान आपका दूसरा घर है। आज उसी भाव के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारत आपका अपना है और उत्तर प्रदेश आपका दूसरा घर है। अरिगातो गोजाइमस। लेकिन दर्शकों योगी आदित्यनाथ ने जापानी बोलकर संदेश दिया है। संदेश यह है कि यूपी को आगे बढ़ाना है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो $1 लाख की बनानी है और इसके लिए जापानी प्रतिनिधिमंडल तैयार है और वो हिंदी में जवाब दे रहा है। सुनवाइए जरा। मैं आप सभी से बात करने और यहाँ रहने के लिए उत्साही हूँ और मैं इस विशेष यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सभी से बात करने और यहाँ रहने के लिए उत्साही हूँ और मैं इस विशेष यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुना आपने, ये जापान के लोग कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कनेक्ट क्यों है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं और जेनजी से भी संपर्क कर रहे हैं। और देखिए आज सांसद रवि किशन जेनजी के साथ डांस करते दिखाई दिए। ये सोशल मीडिया से तस्वीर आई है, दिखाइए जरा से। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या तैयारी है, ये डील कितनी खास है। टारगेट क्या है सरकार का? $1 लाख की इकोनॉमी हो जाए। मैसेज क्या दिया जा रहा है? आर्थिक विकास वाली सरकार है।
दूसरा टारगेट 500 एकड़ में जापानी सिटी बनाई जाए। इसका मैसेज क्या है दर्शकों? रोजगार देने वाली सरकार। प्लान क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा दर्शकों। सरकार का संदेश क्या है? किसानों के हित वाली सरकार। आप समझिए जरा इसे। हर एक, अब इसका मकसद क्या है? यूपी ग्लोबल डेस्टिनेशन बने और जापान जैसा देश इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। मैसेज क्या है? अच्छी गवर्नेंस वाली सरकार। लेकिन दर्शकों, चुनाव से पहले जैसे ही ये शुरू हुआ है, यूपी में सियासत गर्मा गई है। और आज एक मुद्दा नहीं है, यूपी की सियासत के हर मुद्दे को खंगालेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की अयोध्या है। प्रभु राम कृष्ण की धरती पर जापानी प्रतिनिधिमंडल सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की डील करने आए हैं। योगी ने प्लान बनाया, ग्लोबल डेस्टिनेशन का मैसेज दिया और जापान से हजारों करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ गया। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष का एक अध्याय उत्तर प्रदेश में लिखा जाए, जहां जापानी तकनीक और उत्तर प्रदेश के युवा एक साथ खड़े हों। अखिलेश देखते रह गए। योगी एक डील से युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और किसानों को झटके में साध रहे हैं। रोजगार का रोड मैप तैयार कर रहे हैं और वोट बैंक वाले प्रदेश को इन्वेस्ट का हब बनाने की तैयारी में हैं। हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। 2027 के चुनाव में वक्त कम है। ठीक उससे पहले योगी ने जाति वाली सियासत को रोजगार पर शिफ्ट कर दिया है। योगी की रणनीति साफ दिख रही है। निवेश लाओ, रोजगार दो और विकास का एजेंडा मजबूत करो। 27 का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, ये 27 का रास्ता क्लियर करने वाली डील है क्या? आखिर इस डील में क्या खास है? आइए आपको डिटेल में पूरी जानकारी देते हैं। योगी सरकार में यूपी ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने जा रहा है। पूरी तैयारी है। ये देखिए आप, उसकी एक फिल्म देखिए आप। यूपी में निवेश करने के लिए जापान से प्रतिनिधिमंडल आया है, जिसमें जापान के 200 से अधिक बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं दर्शकों, जो आपके उत्तर प्रदेश में निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाएं तलाश रहे हैं। और आपको बताऊं, विशेष तौर पर सुने लखनऊ वाले, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी वाले, आपका शहर इसमें शामिल है। दरअसल योगी सरकार की कोशिश इस रणनीतिक व्यापार से जापान के साथ यूपी की आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की है दर्शकों। उनका कहना है पहले और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में काफी फर्क है। यहां सुरक्षा के साथ उद्यम और रोजगार को बेहतर माहौल दिया गया है। यही वजह है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए विदेशी कंपनियां रुचि दिखा रही हैं और इन जापानी कंपनियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में है। इसमें क्या क्या है दर्शकों, सुनिए ध्यान से। कृषि उपकरण, औद्योगिक मशीनरी और ऑटोमोबाइल, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट भी इसमें शामिल है। सीएम योगी का प्लान यह है कि जापानी कंपनियों को निवेश के साथ साथ भारतीय कंपनी, संस्थान और सरकारी तंत्र से सीधे जोड़ा जाए। ऐसे में उन्होंने 500 एकड़ की जापानी सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा संभावित रोजगार के अवसर मिलेंगे दर्शकों। और जल्द ही आपको बताऊं, यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका असर सीधे तौर पर 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और आज जब जापान के साथ डील हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, यह आपको सुनवाते हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट,
भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। लेकिन दर्शकों, यहां योगी आदित्यनाथ विकास के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासत क्या विकास पर चलती है? आप सोचिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए। योगी जापान से डील कर रहे हैं, विकास के पथ पर जा रहे हैं, लेकिन यहां अखिलेश यादव ने नया सियासी शिगुफा बताया। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, दिखाइए। Let's have a huge round of applause for Escorts Kubota Limited. अब दर्शकों, अखिलेश यादव बातें तो स्कूल की करते हैं, लेकिन उनके विधायक और कांग्रेस पार्टी के सांसद आपस में भिड़ रहे हैं। क्या ये चुनाव से पहले ट्रेलर दिख गया है कि दोनों पार्टियों में क्या चल रहा है? दिखाइए जरा, इसका अहमियत सुनाइए पूरा। आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है, वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है। नहीं, हम नहीं बता सकते। नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना बाहर करिए। दर्शकों, आपने बहस तो सुन ली, लेकिन आखिर यह बहस क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? आइए आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी देता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, यूपी में कांग्रेस और सपा में गठबंधन की दिशा बिगड़ गई है। खबर सुनिए ध्यान से। सरकारी बैठक में समाजवादी पार्टी के एमएलए और कांग्रेस के सांसद भिड़ गए। देखिए आप दोनों कैसे लड़ रहे हैं। इसी दौरान दोनों पार्टी के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आशू मलिक। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दर्शकों आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा 80% जनता के सवाल हैं और ये सवाल हम जरूर पूछेंगे। लेकिन दिशा की बैठक में आशू मलिक को कांग्रेस के इमरान मसूद रोकने लगे। सपा विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाने की कोशिश लगातार करते रहे, जिससे खफा होकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बहस करने लग जाते। इमरान मसूद ने कहा, सिर्फ विधायक ही सवाल नहीं पूछ सकते, मीटिंग में अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इमरान मसूद का इतना बोलते ही समाजवादी पार्टी विधायक आशू तू तड़ाक पर उतर आए। सपा विधायक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हम यहां पकोड़े खाने के लिए आए हैं? जिस पर इमरान मसूद ने कहा, यहां तुम्हें कौन पकोड़े खिला रहा है बताओ। अब कांग्रेस और सपा की इस लड़ाई पर बीजेपी चुटकी ले रही है। दर्शकों, बीजेपी ने कहा, चुनाव से पहले ही गठबंधन का चेहरा सामने आ गया है। जो दल सत्ता से पहले ही वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हुए हैं, उनसे प्रदेश के विकास और स्थिरता की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दोनों नेताओं ने अपना अपना बयान जारी कर दिया और कहा कि दिशा की बैठक में कोई निजी झगड़ा नहीं था। लेकिन दर्शकों, अब तो मामला बिगड़ गया है। सुनिए जरा दोनों क्या कहते हैं। कोई मामला नहीं था, सब लोगों को बोलने का। मैं बैठक की अध्यक्षता कर रहा हूं, तो मेरा जिम्मेदारी है कि सब बोलें। वहाँ माननीय सांसद भी मौजूद थी, माननीय 2 और विधायक, 3 विधायक भी मौजूद थे, मेयर साहब भी थे, तो सबकी जिम्मेदारी, मैं सबको बोलने का मौका चाहता हूँ कि सब बोलें। तो बस इतनी सी तो बात थी और कुछ नहीं। कहे सबको बोलने दें, एक की बात पूरी हो जाए, फिर आप इंटरवीन ना करें ना दूसरे की बात में। आप समीक्षा के लिए बैठे हैं, आप काम के लिए बैठे हैं, तो पहले एक पूरा हो जाए, फिर आपका कोई विषय आप उठा लीजिए। जो योजना 5 साल पहले बंद हो गई, उस पर बार बार आप सवाल उठाओगे, वो काम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सदन में भी आपने लोकसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में इस तरह की जनप्रतिनिधि और ये अपनी बात रखने के लिए, और ये सामान्य बात है, और ये जो सदन की या मीटिंग की बात होती है, इसे वहीं करें। ऐसे तो बहुत फिर हो जाएंगे, इसमें इसको विवाद की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। हमने जो सही बात थी वो कहा कि मीटिंग इस तरह से होनी चाहिए, वो फिर उस तरह से हुई, तो उसको फिर ज्यादा तूल देना, विवाद देना, मैं नहीं समझता कि ठीक है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जैसे जैसे ये विवाद आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
लेकिन अखिलेश यादव एक नया मुद्दा लेकर आ गए। उनको लगा हमारा मामला बढ़ रहा है, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि बीजेपी और जो एनडीए का गठबंधन है उसमें सीट बंटवारा हो गया। ये आप देखिए, अखिलेश ने बाकायदा पोस्ट किया, दिखाइए जरा इसे। इस पोस्ट में क्या लिखते हैं अखिलेश यादव, आपको एक एक डिटेल मैं बताने वाला हूं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये दर्शकों आप देखिए अखिलेश यादव के पोस्ट का लब्बो लुआब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो समझिए। अखिलेश के मुताबिक आरएलडी को बीजेपी 73 सीट देगी, सुभाषपा को 39 सीटें बीजेपी की तरफ से दी जाएगी, निषाद पार्टी को 31 सीट मिलने वाली हैं, अपना दल को 19 मिलेगी और कुल मिलाकर होती हैं ये 162। बाकी बची 241 सीट ये बीजेपी अपने पास रखेगी। ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसे लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया और पलटवार किया जयंत चौधरी ने। सुनिए दोनों को। मैं अगर कुछ कहूं तो उसमें भी नाराजगी है। बस कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है, और मैं ये कहूं कि अब आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, वो भी बुरा लग रहा है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं या जो हमारी जानकारी है, और आप लोग तो सूत्र पे ही काम करते हो, ये जितने कैमरे हैं ये सब सूत्र पे ही काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पीडीए परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो जो हमें टिकट देनी है, तो पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़े। और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव अपने हिसाब से अपनी सियासत चला रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आप देखिए। इधर आजम खान मुश्किल में फंसे हुए हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पर आज ईडी की टीम ने रेड की, और अखिलेश जानते हैं इसलिए अलग मुद्दा उठा रहे हैं। दिखाइए इस तस्वीर को। आज ईडी की टीम पहुंची है दर्शक। दरअसल हो यह रहा है दर्शकों, आजम खान के 10 ठिकानों पर छापा मारा गया तो अखिलेश यादव को लगा कि दिक्कत होगी, इसलिए वो मामले को घुमाने लगे। और देखिए ये अखिलेश यादव पहले भी करते रहे, लेकिन आजम खान के मुद्दे पर कई बार वो फंस चुके हैं। और आजम खान का एक ऐसा मुद्दा है जो उनके MY समीकरण में सेंध लगा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शक? क्योंकि आजम खान खुले मंच से कह चुके हैं, हम तो इतने परेशान थे जेल में कि क्या बताएं, कोई मिलने भी नहीं आता था। अब जेल में बंद आजम खान पर ईडी का शिकंजा कसा है। इस बार आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये रेड रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के ठिकानों पर हुई है। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब छापा पड़ा है, जिसे अखिलेश यादव ने आगामी यूपी चुनाव से जोड़ दिया। अखिलेश कहते हैं चुनाव की वजह से छापेमारी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बीजेपी शासनकाल की लिस्ट भी जारी की और दावा किया कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश ने कहा बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में घोटाला किया गया। साथ ही कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर खरबों रुपए का खेल हुआ है। अगर ईडी को कार्रवाई करनी है तो बीजेपी के खिलाफ करें। दरअसल आजम खान को अखिलेश गृह मंत्री बनाना चाहते थे और चुनाव जीतने पर शिवपाल आजम को लेकर दावा भी कर चुके हैं। इसके पीछे यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का गुणा गणित है दर्शक। और आपको बताऊं, यूपी में 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर असर डालते हैं। इनमें 70 सीटें जहां 20 से 30% मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की भूमिका में। करीब 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जिता सकते हैं। यही वजह है कि आजम खान को चेहरा बनाकर सपा चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन उससे पहले आजम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि अब भी समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि वो आजम खान पर सिंपैथी वोट गेन करें, क्योंकि अगर आजम खान से सिंपैथी दिखाएंगे ये मुद्दा बढ़ेगा और मुसलमानों का वोट मिलेगा। सुनिए जरा। केवल आदरणीय आजम खान साहब की इसलिए जांच हो रही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने एक शिक्षा की वो संस्था बनाई जो लोगों का भविष्य बेहतर करेगी।
केवल पॉलिटिकल है उनका। सरकारी जमीन थी तो वो यूनिवर्सिटी के नाम इनकी सरकार 5 साल थी, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? और मजे की बात है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि आजम खान जी को इसी तरह तंग किया जाए, परेशान किया जाए। हमारे देश में आक्रांताओं के नाम से वो विश्वविद्यालय बनेगा, आखिर क्या संदेश उसका समाजवादी पार्टी देना चाहती है? इनके मुद्दे जो है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जनता अब हेल्थ पे बात करना चाहती है, एजुकेशन पे बात करना चाहती है, जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी अब इस सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेंसी को जरूर कोई इनपुट ऐसा मिला है, गड़बड़ी मिली है, इसी वजह से ईडी ने आजम खां के ऊपर रेड डाली है। इसको हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक कार्रवाई है और कार्रवाई की हद तक ही, तफ्तीशी कार्रवाई को उसी हद तक ही देखा जाना चाहिए। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपके काम की खबर बता रहा हूं। और दर्शकों जो खबर मैं आपको बताऊंगा आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। नाबालिगों ने आईफोन के लिए और एक बाइक के लिए अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया। दर्शकों ये बच्चे दर्शकों नाबालिग हैं, ये एआई जनरेटेड आपको बता रहा हूं क्योंकि उन बच्चों की तस्वीर भी मैं नहीं दिखा सकता। आप सोचिए नाबालिग जो अभी बालिग भी नहीं हुए वो ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं आईफोन के लिए। आइए आपको बताते हैं कहां हुई है घटना। दरअसल ये घटना आई है सामने केरल से। दर्शकों 65 साल के अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आईफोन नहीं दिला रहे थे। फोन क्या वाकई इतना जरूरी हो गया बच्चों के लिए? ये बहुत चिंता वाली खबर है दर्शकों, क्योंकि बच्चे फोन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये है दर्शकों तस्वीर। ये वही शख्स हैं जिनको मौत के घाट उतारा है और इनकी मौत की वजह बना है एक महंगा आईफोन, जिसका क्रेज आजकल बच्चों में है। वो आपके हाथ में देखेंगे या कहीं आईफोन का फोटो भी देखेंगे तो वो उत्साहित हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं। उनको लगता है कि ये फोन उन्हें मिलना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ है दर्शकों। दिखाइए अगली तस्वीर, ये आप देखिए। दावा किया गया कि बच्चों ने मर्डर तो किया, उसके बाद वीडियो कॉल भी किया और वीडियो कॉल कर सारी घटना अपने दोस्तों को बताई। अब जैसे ही ये घटना सामने आई हड़कंप मच गया दर्शकों, क्योंकि ये तो नाबालिग है, ये तो अपने बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। संविधान के मुताबिक तो इन्हें वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन ये आईफोन के लिए मर्डर कर सकते हैं दर्शकों। कुछ ऐसा ही हुआ है, आइए आपको बताते हैं। केरल के अलपुझा में इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। 13 साल की बच्ची ने अपने 65 साल के दादा की हत्या करवा दी। हत्या इसलिए करवाई दर्शकों ताकि उन्हें मारकर घर में रखा सोना लूटा जा सके और लूटे गए सोने से वो आईफोन और बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीद सके। पोती ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बताऊं, हैरत की बात तो यह कि 13 साल की बच्ची, मात्र 13 साल की बच्ची ने मर्डर की पूरी प्लानिंग की। हत्या के लिए रात का वक्त चुना जब परिवार वाले अस्पताल गए हुए थे। बच्ची ने अपने दोस्तों को घर का पता देकर उन्हें वारदात के लिए बुलाया और हत्या करने आए तीनों दोस्त पहचान छिपाने की पूरी तैयारी करके आए थे। कैसे? तीनों ने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया ताकि लोकेशन ना मिल पाए, कोई ट्रेस ना करे। पुलिस पहले तो इसे लूट और हत्या की सामान्य घटना मानकर चल रही थी, लेकिन हत्या के दिन भी बच्ची ने स्कूल जाने की अचानक जिद शुरू की। वो कहने लगी मुझे स्कूल जाना है। बच्ची के असामान्य व्यवहार को देखकर पुलिस का शक उसकी तरफ भी हुआ। महिला इंस्पेक्टर ने जब बच्ची से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वो टूट गई। आपको बताऊं, पूछताछ में बच्ची ने कत्ल की पूरी कहानी और मकसद पुलिस को बताया। चारों दोस्तों ने पहले हाथ पैर बांधे, फिर गले में कपड़ा कस दिया और बुजुर्ग को मारने के बाद अलमारी तोड़कर सोना और गहना लूट लिया ताकि इन पैसों से वो आईफोन और बाइक खरीद सके। हालांकि पूछताछ के दौरान बच्ची ने बेड टच की बात भी बताई है, लेकिन आप सोचिए जैसे ही यह घटना सामने आई सब चौंक गए, हैरान रह गए। सुनिए वहां के एसपी क्या कहते हैं।
शुरुआती तौर पर ये योजना चोरी के मकसद से बनाई गई थी, लेकिन जांच में 13 वर्षीय लड़की द्वारा लगाए गए एक आरोप से जुड़े संभावित प्रतिशोध का एंगल भी सामने आया है। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया था कि पीड़ित ने उसके साथ बैड टच किया था, जिससे जांच में बदले की भावना का एंगल जुड़ गया है। लड़की का बॉयफ्रेंड सोने के गहने और पैसे चुराने के इरादे से अपने कुछ दोस्तों के साथ उस घर में गया था। ये अपराध बेहद पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया, जैसे कि फिल्मों में देखा जाता है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक बहुत बड़ी खबर आई। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन भारत कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आज अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान बेवजह का मुद्दा बनाता है कश्मीर, उसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। आज आपको बताऊंगा क्या कहा है अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं सर्जियो गोर और उनकी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। दिखाइए इस तस्वीर को। दोनों के बीच मुलाकात हुई है, कई सारी बात हुई है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। कश्मीर जो कि खूबसूरत जगह है, वहां आप देखिए डल झील के शिकारे में यहां पर राइड, अलग अलग जगह पर खूबसूरत तस्वीर दिखाइए जरा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। जो पूरा प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा हुआ था, उन्होंने शिकारे की राइड का लुत्फ उठाया। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, आज सर्जियो गोर ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जो कश्मीर 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 का राग अलापते हैं, आज सुनिए सर्जियो गोर क्या कहते हैं, सुनवाइए। Incredible steps to keeping this area safer. जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और ये जगह बेहद खूबसूरत है। मैं इस जगह को देखना चाहता हूँ। हमारी कुछ बहुत अच्छी बैठकें और बातचीत हुई हैं। इसको लेकर मैं वाशिंगटन जाऊँगा। हमारी बातचीत बहुत अच्छी और सौहार्दपूर्ण रही। हम संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, सर्जियो गोर ने ऐसा तमाचा मारा कि पाकिस्तानी बिलबिला गए, घबरा गए। आइए आपको बताता हूं हुआ क्या। अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सर्जियो गोर ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दर्शकों, उसकी तस्वीर आप देखिए। राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर पहली बार कश्मीर गए। 15 साल में किसी अमेरिकी राजदूत का पहला कश्मीर दौरा है। जम्मू कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और विशेष तौर पर पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे समय में अमेरिकी राजदूत के बयान के कई मायने हैं। विदेशी मामलों के जानकार भी इससे अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव मानते हैं। अमेरिका पहले कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र मानता था। अब सर्जियो गोर ने साफ कर दिया कि यह भारत का अहम हिस्सा है। अमेरिका के इस बयान से पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। पीओके पर पाकिस्तान के दावे की वैधता कमजोर पड़ेगी। और पीओके में आपको बताऊं दर्शकों, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की खबरें दुनिया भर में फैल रही हैं। अमेरिका के बयान से साफ है, पाक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ जाएगा। और भारत हमेशा से पीओके को भी अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। अमेरिकी नीति में बदलाव से भारत का दावा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया, ये दोनों आपको सुनवाता हूं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतना लंबा, इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट आज तक कभी नहीं हुआ जो अब तक चल रहा है। ऐसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। सिंध के लोग कह रहे हैं कि हम तो 1947 से ही पाकिस्तान के गुलाम बने हुए हैं। ऐसी स्थिति किसी से छुपी नहीं रह सकती। अमेरिका ने ये सब देखते हुए अब उनकी समझ में आ गया कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का हिस्सा है। और अब वो कहते हैं ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, हम कहेंगे कि अमेरिकन नागरिकों को यहाँ बार बार आने के लिए एडवाइस किया जाए। वो सुने ना सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे
मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से ज़रूर करूंगा, ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश। लेकिन दर्शकों, उमर अब्दुल्ला ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उस पर सवाल उठे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, आज वहां से एक और तस्वीर सामने आई। कुछ लोग कश्मीर घूमने जा रहे हैं और वहां पर अपना एजेंडा चला रहे हैं और जेंजी बोलकर सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या कोई जेंजी बोलकर सेना को गाली दे सकता है, उसका सर्टिफिकेट ले सकता है? बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा, जंतर मंतर पर खुद को जेंजी बोलकर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को तो गाली दी ही, सेना तक को गाली दी। लेकिन आज एक महिला आ गई है दर्शकों, ये इनका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपने आप को जेंजी बता रही हैं। ये कह रही है कि मैं जेंजी हूं और कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को जो दिन रात आपकी सेवा में सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन पर सवाल उठा रही हैं। इस महिला को आप देखिए दर्शकों, अच्छी तरह से देखिए। ये कौन है, कहां की है, अभी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है, कुछ सोर्स बता रहे हैं दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कश्मीर में सैर सपाटा करने के वक्त इन्हें लगा कि क्रांतिकारी बनना बहुत जरूरी है और जवानों ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इनके अंदर का जेंजी जाग गया। इन्होंने कहा मैं जेंजी हूं, जोर जोर से चिल्लाने लगी। देखिए आप, कह रहे वी आर जेंजी, और वहां सुरक्षा बलों को गाली देने लगे। ये महिला वहां मौजूद लोगों को भी भड़काती है। जवानों ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई है और कई मर्तबा ऐसे सुरक्षा के कई बार दर्शकों कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कश्मीर दौरे पर हैं। ऐसे कई दौरे रहते हैं, लेकिन मैडम कह रही हैं कि हम यहां घूमने आए हैं, हमें तो घूमना है, इसलिए खुद को जेंजी बताकर जवानों को बराबर तमाम तरह के सवाल उठाती हैं और गाली देती हैं। लेकिन कैसे ये महिला अपना पूरा वीडियो बनाती हैं और अलग अलग तरह से सेना पर बयान देती हैं, वो आपको सुनवाते हैं। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रुकेंगे? 5 घंटे मगर निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे, हम नहीं जाएंगे, जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो, यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। लेकिन दर्शकों, जेंजी के नाम पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे दायरे होते हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। यह आपकी और हमारी सुरक्षा का सवाल है, इस पर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। 12 खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और खबर आज काफी ज्यादा चर्चा में दर्शकों। इस व्यक्ति को आप देखिए, ये कुत्ता बनकर गया है प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन क्यों गया है, क्या हुआ है, आइए आपको बताता हूं। सीधे लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश। एमपी अजब है और यहां का प्रदर्शन गजब है। आप देखिए, खंडवा में कुत्तों से परेशान होकर एक व्यक्ति कुत्ते की ड्रेस पहन के गया। दिखाइए जरा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। तो यहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। खंडवा ये पढ़े लिखे हैं और इनके नाम पर खंडवा नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया है। बाकी लोगों से परेशान है तू बहुत ज्यादा, कितने छोटे हैं ये लोग। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ये वहां के नेता प्रतिपक्ष हैं और ये जब उस शख्स को अंदर ले जाने लगे तो उसे रोक लिया। सुनवाइए जरा उस दौरान क्या हुआ। क्यों नहीं जाएगा? आप तमीज से बात करो, आप तमीज से बात करो। पहली बात तो आप व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं जाएगा अंदर? कारण क्या है? कारण क्या है? तो आप उनसे पूछ के आओ। आप ये रिपोर्ट डलाने जा रहा है, डलवा दो। हाँ, तो आप इस तरीके से रोक नहीं सकते हो। भाई क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है?
लेकिन दर्शकों किसी तरह ये वहां पर अंदर पहुंच गए और अंदर इनकी काफी ज्यादा बहस हुई। सुनवाइए जरा उस दौरान हुआ। सीधा नगर निगम मिलकर उनका पैसा खत्म कर गए। ये बहुत दिल्ली से पढ़ के आया है और इसने बोला है कि मैं भी जाऊंगा एफआईआर करा। तो नगर निगम की एफआईआर तक होगी कि नहीं, कंपनी की खिलाफ होगी कि नहीं सर कार्रवाई, इनके कुछ उनको नगर निगम को ये पता ही नहीं है कि क्या नाम से वो चलो कितनी देर का है विद्याकरण बंद है कि चालू है। बताओ, ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट दिखता है सर। इसमें एमकॉम बीकॉम इसमें और बहुत भयंकर पढ़ के आया है, जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते। दर्शकों सोचिए जरा, क्या वाकई आवारा कुत्ते आपके लिए भी समस्या खड़ी करते हैं? क्योंकि आए दिन किसी ना किसी शहर से कुत्तों पर खबरें आती हैं। किसी को कोई काट लेता है, कभी घायल कर देता है, लेकिन खंडवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ दर्शकों। ये आप देख रहे हैं, आवारा कुत्तों से परेशान एक शख्स खुद कुत्ते की ड्रेस में पहुंच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में यह अनोखा विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा चर्चा में है दर्शकों। यहां कुत्ते की नसबंदी अभियान में धांधली का विरोध किया गया। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान आज भारी हंगामा हुआ। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कुत्ते के भेष वाले एक शख्स के साथ पहुंचे। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहने इस शख्स को रोका, लेकिन नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर शख्स को अपने साथ अंदर लेकर गए। नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों के सामने कुत्तों की नसबंदी पर सवाल उठाया। अधिकारी ने दावा किया कि नसबंदी अभियान सही तरीके से नहीं चल रहा है। दीपक राठौर ने कहा, नसबंदी अभियान पूरी तरह से बंद है। पिछले 4 साल में 13,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। नगर निगम कुत्तों की नसबंदी पर 40 लाख रुपए खर्च करने का दावा करता है, लेकिन कुत्तों की नसबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। कागजों पर नसबंदी अभियान चलाकर सरकारी फंड की बंदरबाट की गई। 3,000 कुत्तों की नसबंदी पर 33 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। कुत्तों के कॉस्ट्यूम में पहुंचे शख्स को देखकर अधिकारी हंसने लगे। अनोखा विरोध प्रदर्शन देश भर में चर्चा का विषय बना और सैकड़ों लोग वहां पर भी इन्हें देखने के लिए जमा हो गए। हालांकि खंडवा के कलेक्टर ने नसबंदी में धांधली की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट सामने आने तक उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुनवाते हैं आपको प्रदर्शनकारी और कलेक्टर क्या कहते हैं। हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे नाम से भ्रष्टाचार कर रहा है और हमारी नसबंदी के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहा है और बदनाम इसमें हम लोग हो रहे हैं, जबकि हम लोग इतने वफादार और इतने ईमानदार जानवर हैं। हमारे नाम से 40 से 70 लाख रुपए निकाल लिए नसबंदी के नाम पे और नसबंदी बिल्कुल भी नहीं करी, जिसके कारण हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। लोगों को अभी तक बाइट कुत्ते काट चुके हैं और नगर निगम उन पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है। उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उस कंपनी में हमें खबर लगी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। कुत्ते के द्वारा ही आवेदन दिलवाया है ताकि यह पर कुछ कार्रवाई हो। केवल पब्लिसिटी के लिए यदि ऐसा काम करें तो ये ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ों के आवेदन नॉर्मली जैसे कि आप किसी भी प्रकार का आवेदन देते हैं वैसे दिए जाने चाहिए ताकि उनका गंभीरता के साथ निपटारा हो सके। लेकिन दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं पंजाब, जहां से खबर सामने आई है उसने हिलाकर रख दिया। क्या ऐसा भी इस देश में संभव है? देशभक्त बनने वाली आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का सच सामने आ गया है दर्शकों। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन दिखाइए जरा, देश आजादी का उत्सव मना रहा था। देश भर में ध्वजारोहण के कई सारे कार्यक्रम हुए। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां की प्राचीर से संदेश दिया। लेकिन आपको बताता हूं पंजाब में क्या हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। पंजाब में भगवंत मान सरकार पर आरोप लगे कि कई स्कूलों में झंडा वंदन का कार्यक्रम भी नहीं हुआ, ध्वजारोहण नहीं हुआ, स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मनाया गया। दर्शकों सोचिए आप जरा। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर। अगली तस्वीर दिखाइए। दरअसल पंजाब में पहुंचे प्रियंका कानूनगो और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दावा किया गया है कि कई स्कूलों में जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं वहां पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया। सुनवाइए जरा इसे, सुनाइए। मना रहा है जो पूरा भारत
अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरा राष्ट्र हर्ष और उल्लास में है। हम पंजाब के फजिल्का जिले के महात्म नगर गांव में खड़े हैं। ये गांव बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है। और आप देखिए जरा, ये स्कूल पे ताला लगा हुआ है। क्या हम अपने बच्चों को 15 अगस्त पे झंडा वंदन करना नहीं सिखाएंगे? क्या राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव जगाने का ये राष्ट्रीय त्योहार भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, सरदार उधम सिंह जी ने अपनी कुर्बानियां देके जो धरती हमारे लिए आजाद कराई, वो हमारी भारत माँ है। लेकिन पंजाब की सरकार स्कूलों में ना झंडा वंदन करा रही है, ना ही स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय त्योहार न मनाकर, राष्ट्रीय त्योहार की बेरुखी कर सरकार इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से राष्ट्रद्रोह करने का काम कर रही है। अब दर्शकों, इसे लेकर एनएचआरसी ने बाकायदा पंजाब सरकार को नोटिस दिया है और जवाब मांगा है कि आप बच्चों का स्कूल बंद कर रहे हैं, 15 अगस्त को छुट्टी दे दे रहे हैं, झंडा नहीं फहराया गया। सबसे बड़ी बात ये। अगली तस्वीर दिखाइए। इस पर अरविंद केजरीवाल भी सामने आ गए। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। लेकिन दर्शकों, आज सवाल ये, क्या ये दिमागी नक्सली वाली सोच भगवंत मान सरकार लागू कर रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं दिमागी नक्सली हूं और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में स्कूलों में 15 तारीख को ताला लगा देती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार, भगवंत मान की सरकार फिर से सवालों में है। पंजाब की सरकार पर गंभीर सवाल उठे। पंजाब में 15 अगस्त को कई स्कूलों में झंडा नहीं फहराया गया। सीमावर्ती और पंजाब के दूर दराज इलाकों में झंडा वंदन नहीं हुआ। दर्शकों, इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। एनएचआरसी ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है भगवंत मान सरकार को। एनएचआरसी ने पंजाब की मान सरकार से जवाब मांगा। एनएचआरसी ने भगवंत मान सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। एनएचआरसी ने कहा कि उन्हें झंडा ना फहराने की शिकायत मिली। 15 अगस्त को कई स्कूलों में झंडा वंदन नहीं हुआ, ना राष्ट्रगान हुआ। यदि ऐसा है तो इससे बच्चों को संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है। इससे पंजाब के बच्चों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित ना करना सरकार की गंभीर लापरवाही है। इसलिए पंजाब सरकार राज्य और जिला स्कूलवार विस्तृत रिपोर्ट हमें भेजे, जिसमें सरकार यह बताए कितने सरकारी स्कूलों में ध्वजारोहण नहीं हुआ, कितने स्कूलों में राष्ट्रगान हुआ और कितने छात्रों ने इसमें भाग लिया। जिन स्कूलों में कार्यक्रम नहीं करवाए गए, उसके क्या कारण थे? एनएचआरसी ने दर्शकों इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी दे दी है। लेकिन आप सोचिए जरा, देश भर में हर घर में तिरंगा अभियान चल रहा था और ये स्कूलों में ताला लगा के बैठे थे। सुनिए जरा। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करना और राष्ट्रगान गाया जाना स्कूलों की एक स्वस्थ परंपरा है और पंजाब के सरकारी स्कूलों में, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में, बॉर्डर से सटे हुए इलाके के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन नहीं किए गए, राष्ट्रगान नहीं कराया गया, फ्लैग होस्टिंग नहीं की गई। ये पंजाब सरकार की नाकामी ही नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड देशद्रोह जैसा है। देखो, सानू पंजाब नूं खास तौर पे देशभक्ति सर्टिफिकेट ना देने कि तुसीं तिरंगे नूं प्यार नहीं करते। तिरंगा लैके ही असीं दिता है। 90% कुर्बानियां तो पंजाबियों दियां ने। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स वाले कित्थों दे गुजरात दे होणगे, है ना? सो उन्हां नूं कोई फौज है कोई तुहाडा? सो साडी तां पंजाब दी कुर्बानियां पंजाब दियां ने। 15 अगस्त ते 26 जनवरी पंजाब तो बिना किवें लहराई जाऊ? दर्शकों, आज सवाल तो खड़े हो रहे हैं और देखना होगा एक्शन क्या होता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खबर दिखाते हैं। बम्पर गिफ्ट दिया है सीएम विजय ने दर्शकों। विधायकों को कार गिफ्ट कर दी। मैं सच कह रहा हूं दर्शकों, तस्वीर दिखाइए जरा। हर एक विधायक को कार दी जाएगी, इसका ऐलान कर दिया है सीएम विजय ने। जोसेफ विजय ने ऐलान किया है दर्शकों।
जितने भी विधायक हैं सबको कार दी जाएगी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। और अब इसे लेकर उनका धन्यवाद विधायक करने लगे। सुनवाइए जरा इन्हें। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, मुख्यमंत्री विधायकों को कार तो दे ही रहे हैं, लेकिन बाकायदा उसका मेंटेनेंस देने के लिए तैयारी हो गई। आपको बताता हूं, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज बड़ा ऐलान किया। विजय ने राज्य के सभी एमएलए को कार देने का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में इस बात का ऐलान किया। एमएलए को ईंधन, रखरखाव और ड्राइवर के लिए प्रति माह 75,000 मिलेंगे। सरकार ने विधायकों का बीमा कवर भी 5 लाख से 25 लाख बढ़ा दिया है। विधायकों को असिस्टेंट रखने के लिए 25,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। विजय ने अपनी पार्टी के विधायक ज्योतिमणि की मांग पर यह ऐलान किया है। विधायक ज्योतिमणि विधायकों के लिए लॉजिस्टिक्स की मांग कर रही थी ताकि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी निभा सकें। इसके अलावा विजय ने आज कई और घोषणाएं भी की और सरकार के ऐलान के बाद आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अनुमान है कि हर साल 360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और विपक्षी पार्टी अब इस फैसले का विरोध कर रही है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, विरोध तो बढ़ता ही जा रहा है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार खर्च करती है जनता से जो टैक्स का पैसा आता है उससे। तो क्या जनता के पैसे से विजय कार गिफ्ट कर रहे हैं? सवाल गंभीर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। वो कहते हैं, सूरज बनना है, अगर आपको सूरज बनना है तो पहले खुद जलना सीखें। कठिनाइयों की आग में तपकर दृढ़ संकल्प लिए आगे बढ़ें। असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी। जब जीत की प्यास प्रबल हो, तुम्हें हीरा बनकर चमकना है। तो हार कभी नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है और ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। को प्रेजेंटिंग हिंट थर्मल फॉर ऑल।